एक युवक जिसे बिहार पुलिस एक दिन पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी, अगले ही दिन उसी युवक पर गोलियां चलती है और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भरत भूषण तिवारी की मौत कैसे हुई। सवाल यह है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि इलाज की बात करने वाली व्यवस्था गोली तक पहुंच गई। क्या पुलिस की कहानी पूरी है? क्या परिवार के आरोप सही है? क्या वायरल वीडियो कुछ और कहानी बता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? आज हम बात करेंगे भोजपुर के उस एनकाउंटर की जिसने पूरे बिहार में बहस छेड़ दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा हो, अगर पुलिस खुद कह रही हो कि उसका इलाज कराया जाएगा, तो क्या अगले दिन उसका एनकाउंटर हो जाना सामान्य बात है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। और अब सुनिए पूरी। सबसे पहले बात करेंगे कि भरत भूषण तिवारी कौन था। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है बिलौटी, यही रहता था 30 साल का भरत भूषण तिवारी। परिवार के मुताबिक भरत गांव और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बोलता था। कुछ समय से वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था। वो सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार पोस्ट कर रहा था। इसी दौरान उसने एक विवादित पोस्ट किया। पोस्ट में कथित तौर पर एक अधिकारी के एनकाउंटर जैसी बात लिखी गई। यही से मामला गंभीर हो गया। पोस्ट वायरल हुई, पुलिस हरकत में आई और भरत अचानक पुलिस की निगाह में आ गया। अब बात करेंगे कि जब पुलिस ने कहा था मानसिक स्थिति ठीक नहीं है भरत की। घटना से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि भरत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस का कहना था कि उसे गिरफ्तार किया, उसका इलाज कराया जाएगा। यानी उस समय पुलिस का आधिकारिक रुख ये था कि भरत को मेडिकल सहायता की जरूरत है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले दिन जो हुआ उसी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो क्या उसके लिए विशेष मेडिकल प्रोटोकॉल अपनाए गए? क्या मनोचिकित्सक बुलाए गए? क्या परिवार की मदद ली गई? क्या प्रशिक्षित संकट प्रबंधन टीम मौजूद थी? यही वे सवाल है जिनके जवाब लोग तलाश रहे हैं। अब बात करेंगे कि 17 जून की सुबह को क्या हुआ था। 17 जून की सुबह पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि भरत के पास अवैध हथियार है। पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव पहुंची, घर की घेराबंदी की गई। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता गया। पुलिस का दावा है कि भरत के हाथ में पिस्टल थी। पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। एसपी के अनुसार उसने कई राउंड गोलियां चलाई। पुलिस का कहना है कि जवानों और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। यही वजह बताई गई कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अब पूरे मामले का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। घटना के दौरान भरत फेसबुक लाइव कर रहा था। वायरल वीडियो में वो लगातार पुलिस से बात करता दिखाई देता है। कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी पिस्टल फेंक दी थी। सोशल मीडिया पर यही वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर हथियार फेंक दिया गया तो फिर गोली क्यों चली? क्या उस समय उसे पकड़ने का दूसरा तरीका नहीं था? हालांकि पुलिस का कहना कुछ और है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही जवान आगे बढ़े, भरत ने दोबारा हथियार उठाने की कोशिश की और इसी वजह से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यहीं पर दोनों कहानियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब बात करेंगे कि 4 गोलियां और मौत। पुलिस के अनुसार भरत के पैर में गोली लगी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसके दोनों घुटनों और जांघ में 4 गोलियां लगी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर गोलियां पैरों में लगी थी तो मौत कैसे हुई? क्या अधिक रक्तस्राव हुआ था? क्या इलाज में देरी हुई? क्या मेडिकल जटिलताएं सामने आई? इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल दस्तावेजों से ही मिल सकते हैं। अब इस पर भरत की मां का आरोप क्या है? भरत की मां सामने आई और उन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। मां का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने दावा किया कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद कई गोलियां मारी गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें भरत से मिलने तक नहीं दिया गया। ये बेहद गंभीर आरोप है, लेकिन फिलहाल ये परिवार के आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। अब पुलिस पर उठते हैं सबसे बड़े सवाल। आइए अब उन सवालों पर जानते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। सवाल नंबर 1, एक दिन पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ और अगले दिन एनकाउंटर, आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ? सवाल नंबर 2, अगर पुलिस को पहले से जानकारी थी कि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है, तो क्या कोई विशेष रणनीति बनाई गई? अब सवाल नंबर 3, क्या घटना की पूरी वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है?
सवाल नंबर 4, वायरल वीडियो और पुलिस के बयान में अंतर क्यों दिखाई देता है? सवाल नंबर 5, अगर पिस्टल फेंकी जा चुकी थी तो क्या निहत्था करने का दूसरा तरीका संभव था? सवाल नंबर 6, 4 गोलियां पैरों में लगने के बाद मौत कैसे हुई? सवाल नंबर 7, क्या पूरे ऑपरेशन की स्वतंत्र जांच होगी? घटना के बाद विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने भरत के पिता और भाई को भी मामले में आरोपी बताया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने भरत को संरक्षण दिया और हथियार छिपाने में मदद की। इसके बाद नई बहस शुरू हो गई। परिवार कह रहा है कि वे न्याय चाहते हैं, जबकि पुलिस कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है। सड़क जाम और विरोध। भरत की मौत के बाद इलाके में गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों और समर्थकों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। आरा बक्सर 4 लेन कई घंटों तक जाम रहा। यातायात प्रभावित हुआ। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। नामजद और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। यानी अब ये मामला सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित नहीं रहा है, अब इसमें राजनीति की एंट्री होती है। जैसे जैसे मामला बढ़ा, राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए। विभिन्न संगठनों और नेताओं ने गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। कई लोगों ने SIT जांच की मांग की, कुछ ने न्यायिक जांच की मांग उठाई। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। सरकार और पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रहे हैं और इसी बीच जनता जवाब चाहती है। भरत भूषण तिवारी दोषी था या नहीं, ये अदालत और जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन एक लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब पुलिस एक दिन इलाज की बात करे और अगले दिन उसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। क्या ये आत्मरक्षा थी? क्या ये मजबूरी थी? क्या कोई और रास्ता था? क्या वायरल वीडियो पूरी सच्चाई दिखाते हैं या फिर कहानी का कोई और पहलू अभी सामने आना बाकी है? इन सवालों के जवाब निष्पक्ष जांच से ही मिलेंगे। तब तक ये मामला बिहार के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए।